सीधा सवाल में बात होगी। महाराष्ट्र और झारखंड के जो विधानसभा के नतीजे आए हैं और नतीजे अप्रत्याशित हैं, ये बात मैंने दोपहर में भी कही थी। नतीजे बेमिसाल हैं और इसमें 1000 और 1500 का भी कमाल है क्या? जो नतीजे आए महाराष्ट्र में, बीजेपी ने इतिहास रच दिया है। आज तक बीजेपी महाराष्ट्र में अपने दम पर 133 सीटें नहीं ले पाई है। 122 उसका आंकड़ा था, लेकिन बीजेपी की अगुवाई वाली महायुति ने 236 सीटें 288 में से, और इसमें बीजेपी का तो स्ट्राइक रेट 85% से भी ऊपर का है। कांग्रेस का जो गठबंधन है महाविकास अघाड़ी, उसकी गाड़ी पूरी तरह से डीरेल होती दिखी और 48 पर सिमट गया पूरा गठबंधन। यानी कि बीजेपी को तो छोड़िए, शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट जो 57 सीटें जीतने में कामयाब रहा है, उससे भी कम तीनों पार्टियां, कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी। और इसमें लाडकी बहना का सबसे बड़ा पुट था क्या? 1500 रुपए जो दिए जा रहे थे, इसकी डिटेलिंग मैं आपको दूंगा। और वहीं अगर हम झारखंड की तरफ नजर डालें, और ये 1-1 का मुकाबला नहीं है भाई, एक राज्य इंडिया गठबंधन जीत गया झारखंड, और 56 सीटें वहां भी जबरदस्त जीत हेमंत सोरेन की, और एक एनडीए जीता। लेकिन जो राजनीतिक अहमियत है और जो रुतबा, रसूख, साख है, राजनीतिक असरात की जो बात है, वो महाराष्ट्र की कहीं ज्यादा है। जो थोड़ी डीरेल होती दिखी थी, जो ब्रेक लग गए थे विजय रथ पर, बीजेपी के 2024 के लोकसभा चुनाव से शुरू हुआ था वो सिलसिला, अब वापस ट्रैक पर आ गया है क्या विजय रथ? फिर से सुपर एक्सप्रेस वे पर दौड़ रहा है क्या? पहले हरियाणा, अब महाराष्ट्र। और इसमें एक कंटिन्यूअस थीम क्या ये हो गया है कि भाई लाभार्थी जाति जो अच्छी रेवड़ी बांटेगा वही चुनाव जीतेगा। इस पर अपनी राय हमें भेजिएगा, जैसा आप सीधा सवाल में लगातार भेजते आ रहे हैं। जीत के जश्न की तैयारियां शुरू हैं, नेताओं का जमावड़ा लग गया है 6A दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर, जो नेशनल हेडक्वार्टर्स हैं बीजेपी के, वहां पर गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और तमाम नेता पहुंच चुके हैं। अब इंतजार हो रहा है देश के प्रधानमंत्री और बीजेपी के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी का। तो वहां पर क्या ताल ठोकी जाएगी वो तो देखेंगे ही, पर ये नतीजे क्या कह रहे हैं कि लाभार्थी जाति बनाओ, रेवड़ी बांटो और चुनाव जीत ले जाओ। इस पर अपने सवाल हमें जरूर भेजिए। तो महाराष्ट्र और झारखंड के नतीजे आ गए हैं, अप्रत्याशित नतीजे हैं, बेमिसाल हैं ये नतीजे बेमिसाल। 1000-1500 का कमाल भी हुआ है क्या? महाराष्ट्र में 236 सीटें 288 में महायुति लेती दिख रही है, और इसमें कमाल क्या हुआ है आपको मालूम है? जिसको नहीं मालूम उसकी याददाश्त थोड़ी ताजा कर दूं, रिफ्रेश कर देता हूं मेमोरी। अभी जुम्मा 5 महीने पहले 4 जून को जो नतीजे आए थे लोकसभा के, उसमें महाविकास अघाड़ी की गाड़ी आगे निकल गई थी महायुति से। 48 में से 30 सीटें जीतने में लोकसभा की महाविकास अघाड़ी कामयाब हुई थी, और इन्हें विधानसभा में तब्दील करो तो यह बढ़त 151 से 156 के बीच सीटों पर उन्होंने बनाई थी 145 में से। लेकिन महाविकास अघाड़ी की गाड़ी इस बार सिर्फ 48 पर अटक गई। अकेले शिवसेना शिंदे गुट वो उनसे ज्यादा सीटें लेने में कामयाब हो गया। बीजेपी की तो बात ही छोड़ दीजिए। और इसमें बदला क्या? बदला तो बहुत कुछ है, पर सबसे बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है? लाडकी बहन योजना। और इसका ऐलान कब हुआ था? यह अभी लोकसभा चुनाव के बाद 4 जून को नतीजे आए, 28 जून को ऐलान किया लाडकी बहन योजना। इसमें क्या था? 1500 रुपए दिए जा रहे थे महिलाओं को, विधवाएं, तलाकशुदा, गर्भवती, बेसहारा जो महिलाएं, उनके लिए एक संबल देती हुई दिखी यह योजना। और यह लॉन्च हुई 17 अगस्त को। चुनाव से पहले तक 7500 रुपए
महिलाओं के खाते में इस योजना के तहत चले गए थे। सालाना खर्च 46,000 करोड़ रुपए का है। और कितनी महिलाओं को इसका फायदा हुआ? 94,000 से भी ज्यादा महिलाएं। अब इसके चलते इतना बड़ा बदलाव आ गया, इसे थोड़ा और समझने की जरूरत है। और उसे समझने के लिए इस बार का वोटिंग पैटर्न भी देखिए। 30 सालों में सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत यानी कि लोगों का टर्नआउट महाराष्ट्र में देखने को मिला। और जहां 59.36% महिलाओं ने वोट किया था 2019 के विधानसभा चुनाव में, यह बढ़कर 65% हो गया। 65.25%, 65.21%। कुल मतदान में 5% का इजाफा, महिलाओं की तरफ से 6.5%। और 15 सीटें तो ऐसी थी जहां महिलाओं ने पुरुषों से भी ज्यादा तादाद में वोट किया। महिला वोटर टर्नआउट ज्यादा था पुरुषों से। और इनमें भी 10 सीटें, 15 में से एनडीए यानी कि महायुति जीत गई और अन्य के खाते में भी 2 गए। सिर्फ 3 सीटें जीत पाया महाविकास अघाड़ी गठबंधन। तो आधी आबादी ने नैया पार लगा दी, आबाद कर दिया महायुति को। और यही क्रम क्या हमें झारखंड में भी देखने को मिला। वहां भी बेमिसाल नतीजे। और वहां पर मैया सम्मान योजना, और यह योजना, इसमें महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए दिए जा रहे थे। अब 1,000 रुपए दिए गए। और यह कब से शुरू हुई योजना? यह भी 3 अगस्त को की। अगस्त में ही योजना शुरू हुई, ऐलान जून में कर दिया था लाडकी बहन का। और मैया सम्मान जो ये योजना है 3 अगस्त को लागू हुई। सालाना खर्च इसमें 9,000 करोड़ का है, वहां 46,000 करोड़। और चुनावी नतीजे वैसे ही यहां पर पटखनी खाती दिखी बीजेपी। यानी कि सत्ता में जो है और अगर वो कुछ दे रहा है लाभार्थी जाति को, तो उसको सीधे सीधे वोट पड़ते दिखाई दे रहे हैं। ये एक ट्रेंड बनता दिखाई दे रहा है क्या? आज चर्चा इसी पर करेंगे। बटेंगे तो कटेंगे, वो नारा भी साथ में काम करता दिखाई दिया क्या? हालांकि आज एक खास बात दिखी इसमें एक नुआंस दिखा। बीजेपी के तमाम नेता एक हैं तो सेफ हैं, प्रधानमंत्री के नारे को ज्यादा तरजीह तवज्जो देते दिखे। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर पोस्ट किया, बटेंगे तो कटेंगे, एक हैं तो नेक हैं, जो उनका नारा था। अब नारे का श्रेय लेने का होड़ और किस नारे ने ज्यादा काम किया, यह भी एक कहानी है क्या, एक सब प्लॉट महाराष्ट्र के चुनावी नतीजों की। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की तरफ से महेश वर्मा, एनसीपी शरद पवार गुट नहीं बल्कि अजित पवार गुट के नेशनल स्पोक्सपर्सन हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं बृजमोहन श्रीवास्तव, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता चरण सिंह सापरा, मनोज सिंह काका राष्ट्रीय प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। यहां आपको बताते चले हैं जो उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव हुए, उसमें से 7 बीजेपी जीतने में कामयाब रही और 2 ही सीट जीत पाई समाजवादी पार्टी। बहुत हल्ला काट रही थी कि सत्ता का बेजा इस्तेमाल हुआ है, प्रशासन ने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। लेकिन महेश भाई, अब जीत के हकदार आप हुए और बधाई देना वैसे पत्रकार का कभी काम नहीं होता, तो बधाई तो नहीं दूंगा, पर ऐसी जीत की उम्मीद थी, ऐसी अप्रत्याशित जीत, ऐसे नतीजे 236, 288 में से। नहीं, निश्चित रूप से ऐतिहासिक है। और इस तरह की गणना करना जो है नतीजों से पहले, आपकी बात में बिल्कुल दम है कि अप्रत्याशित जीत है। और इस जीत का जश्न जो है सच में जो है हमें कहीं आनंदित और प्रफुल्लित करता है। और नमन है, वंदन है और अभिनंदन है उन लोगों का भी जो विशेष रूप से पूरे चुनाव का नैरेटिव चेंज करने में लगे। मुकाबले 30 उन्होंने सीट जीती लोकसभा की, आप 18 ही जीत पाए थे। विधानसभा में ट्रांसलेट करो 125 सीट पर आपकी बढ़त थी और वो 150 के पार थे। पर यहां तो कहानी ही पलट गई। 5 महीने में
ये बिल्कुल ऐसा संदीप क्या भाई। हुआ? क्या सबसे देखिए, बड़ा पुट लाडकी बहन योजना का है कि ये 1,500 रुपए देने का कदम कमाल कर गया? मैं समझता हूं कि महिलाओं के लिए इस तरह का कार्यक्रम पूरे देश में चलना चाहिए। सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से ऐसे कार्यक्रम जो महिलाओं को विशेष रूप से स्वावलंबी बनाता है, उनको कहीं आत्मनिर्भर बनाता है, ये कोई भी सरकार हो, कोई भी बना पार्टी रहा हो। है, या ये सीधे सीधे आप एक रिश्वत भी दे रहे हैं? मैं नहीं, शब्द देखिए, बड़ी जिम्मेदारी से इस्तेमाल कर रहा देखिए, हूं। इसको एक सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से वेलफेयर स्टेट है इंडिया, अगर वहाँ पे इस तरह के शब्दों का कहीं आप प्रयोग करेंगे तो उचित प्रतीत नहीं होता है। मैं समझता हूँ कि आपको ये समझना चाहिए कि आखिर में लाडली और बहना या झारखंड में मैया, ये जो भी योजना चलाई जा रही है, मतलब रेवड़ी दो, उसमें पैसा क्या फेंको, नहीं, तमाशा देखो, उसमें क्या ये भी होता जा रहा है? अब ये उसमें राजनीति में एक स्थापित चुनावी रणनीति हो गई है। संदीप जी, मैं फिर कह रहा हूँ, इन योजनाओं का लाभ निश्चित रूप से महिलाओं को मिल रहा है और वो कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है, तभी ये इस तरह सिर्फ के बीजेपी के लिए अप्रत्याशित। नहीं, मैं ये सवाल पूछ रहा हूं, ये सबके लिए। ये सवाल जेएमएम कांग्रेस के लिए भी है कि आप मैया सम्मान योजना दे रहे हैं, भाई 1,000 रुपए दे दो। अरे सम्मान देना है तो उनको पैरों अरे पर भाई, खड़ा होने दो, उनको रोजगार मुहैया कराओ, उनको बराबरी तो का क्या हक दो। करोगे? नहीं नहीं, आप लोगों से टैक्स वसूलोगे, आप लोगों से पैसे लोगे, आप सामाजिक सुरक्षा के नाम पर फिर करोगे क्या? सिर्फ मतलब अपने राजकाज के लिए शीश महल बनाओगे, उसमें राजा की तरह अपना आराम से कुर्सी लगा के मुख्यमंत्री बन के बैठे रहोगे, यही काम रह गया है। चीजों के दाम 42% बढ़ जाएं, गैस के दाम कम ना किए जाएं, महंगाई बात वो नहीं है, बात यह है कि मैं थोड़ा सा एक सेकंड ये समझने की जरूरत है जी। महाराष्ट्र में 1,500 रुपए दिए जा रहे थे दर्शकों, यानी कि 50 रुपए प्रतिदिन महिलाओं को दिए गए, गेम चेंजर साबित हुआ। और झारखंड में तो ये दरअसल 1,000 रुपए होता है, 33 रुपए 33 पैसे प्रतिदिन। देखिए, मैं फिर एक बात आपको 500 रुपए तो सब्जी खरीदने में जाने में खर्च हो जाते हैं किसी के भी, हफ्ते भर की आप अपनी सब्जी खरीदने जाएं तो। देखिए, आप जो मूल्यांकन कर रहे हैं, जो आकलन कर रहे हैं, और जिस प्रकार का जो हमारा देश का परिवेश है, जो भौगोलिक स्थिति है, जहां कहीं महंगाई और कहीं कोई चीज़ जो है, आज भी आप दिल्ली में कोई चीज़ खरीद रहे हैं और 50 रुपए किलो मिल रहा है, आप देहात में जाइए तो वहाँ 5 रुपए किलो मिल रहा है। नहीं, इन सब चीज़ों को छोड़िए, इन सब चीज़ों को अगर अंतर करके ये देखिए, इधर 1,500 रुपए की बात थी लाडकी बहन योजना में, मैया सम्मान योजना 1,000 रुपए आपने दिए और बम बम हो गई। तो मतलब एक मिनट, अब चरण सिंह सापरा को बोलने दीजिए ना महेश। चरण सिंह सापरा, सीधा सीधा खेल ये हो गया है, रेवड़ी बांटो और वोट पाओ जी। नहीं, देखिए संदीप जी, ठीक कह रहे हैं आप कि ये थोड़ा आवाज ये हो हाँ, एको अभी हटवाते हैं। आज हमारे लिए जो दिन था वो कहीं 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 खुशी कहीं गम, इस तरह का दिन था हमारे लिए। एक तरफ वायनाड से हमारे लिए अच्छी खबर थी, या फिर केरला से अच्छी खबर थी, या फिर मध्य प्रदेश में भी हम सीट जीते, और दूसरी तरफ जो महाराष्ट्र का रिजल्ट था वो बिल्कुल आश्चर्यजनक। वॉर और बैटल, जंग और लड़ाई का फर्क तो आप समझते होंगे। छोटी मोटी लड़ाई जीत गए, उसकी ताल ठोकेंगे, या सबसे बड़ी लड़ाई, सबसे बड़ी जंग तो महाराष्ट्र की थी ना, ये बात तो आप मानेंगे ना? नहीं, ये जंग होती है। पहले भी अगर हरियाणा वो जीते थे तो इंडिया गठबंधन जो है जम्मू कश्मीर भी जीता था, तो जंग होती है संदीप जी। मतलब वन आप करते रहे। बड़ा राज्य है, उसके अंदर अगर वो जीते हैं, नहीं, जो वस्तु स्थिति है वो तो है ना। आप कैसे कह सकते हैं? आप कह सकते हैं कि 1-0 हुआ या 2-0 हुआ? चरण सिंह सापरा, ये आंकड़े तो सामने जो हम पेश कर रहे हैं, एक मिनट चरण सिंह सापरा, अब आगे के मुद्दे पे रुकिए तो 48 का आपका आंकड़ा और कांग्रेस का विशेष, मैं आपका भी ध्यान आकर्षित करूंगा और दर्शकों का भी। 15 सीट दिख रही हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कहीं लोकसभा का नतीजा तो नहीं पढ़ रहा हूं। 13 सीट तो आप लोकसभा में जीत गए थे, 15 सीट आप विधानसभा में जीत पाए हैं। आपको लग रहा है ये बहुत छोटी कहानी है, छोटी खबर है? बिल्कुल, इसीलिए हमने कहा नहीं, छोटी खबर नहीं है, इसलिए हमने कहा अप्रत्याशित है, आश्चर्यजनक नतीजे आए हैं, और इसमें कई सारे कारण हैं संदीप जी, कई सारे कारण हैं। आपने लाड़की बहन योजना की बात की, यह भी एक कारण है
ये कारण आपने झारखंड में भी दिखाया कि हम दे रहे थे इसलिए हमको वहां पर सीटें तो मतलब ज्यादा मिली। ये रेवड़ी वस्तुस्थिति देना है, मानता हूं। अब ये लेकिन और भी- एक्सेप्टेड एक लेकिन चुनावी और- रणनीति होगी, इसी पर चुनाव जीते या हारे जाएंगे। अरविंद केजरीवाल ने रेवड़ी पर बाकायदा चर्चा शुरू कर दी है भाई, कल से ये दिल्ली तो- के विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए। ये तो जनता ये तो देखिए, ये तो जनता जनार्दन है, जनता तय करती है ना। अब अगर जनता ने तय किया तो उसके विरुद्ध ना आप जा सकते ना मैं जा सकता हूं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि और भी कई मुद्दे थे। जिस तरह से महाराष्ट्र के अंदर एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं था, हमारे बहुत सारी चीजें थी जहां पर हमको रिटर्निंग ऑफिसर्स की कोऑपरेशन नहीं थी। जो कंप्लेन हमारे कैंडिडेट जाके कर रहे थे उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। आपको एक नहीं, मैं 50 उदाहरण दे सकता हूं। अगर 150 करोड़ रुपया पुलिस ने और इलेक्शन और ऐसा अमूमन कभी होता नहीं है, हुआ हो तो मुझे याद दिला पैसा देना। जो है वो महायुति का पकड़ा आपने गया। तो कल शाम तक अब मैं- कांग्रेस ने अपने पर्यवेक्षक भी नियुक्त कर दिए थे। चुनावी नतीजे आने के 1-2 दिन बाद तो पर्यवेक्षक नियुक्त होते हैं, विधायक दल का नेता चुनेंगे, नहीं तो वगैरह प्रोस- वगैरह करेंगे। कल तक तो आप भाई पूरी प्रोसेस तरह तो से करना आश्वस्त पड़ता थे कि आपकी सरकार बन रही है। यहां पर नेता प्रतिपक्ष नहीं कर पाएंगे आप अपना। नहीं, बिल्कुल आश्वस्त रहना पड़ेगा। हम नहीं, देखिए, चुनाव जब हम लड़ते हैं तो हमें हर तैयारी से रहना पड़ता है। वही मैं कह रहा हूं, इस चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी का नोट जिहाद भी चला। जिस तरह से पैसे बांटे गए हैं, हमारे पास हजारों उदाहरण है। उदाहरण रिटर्निंग ऑफिसर को दिए गए, नांदेड़ में दिए गए, मराठवाड़ा में दिए गए, विदर्भ के अंदर कई कॉन्स्टिट्यूंसी में दिए गए, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये काम महाराष्ट्र में कर सकती विनोद थी तावड़े का बीजेपी, किस्सा तो आपने देखा झारखंड था में ना? नहीं किया। विनोद आप ये तावड़े कह रहे हैं झारखंड में नहीं चला। उसी होटल में अगर पैसे मिलते हैं, उसी होटल में विनोद तावड़े मिलता है, लेकिन उसके एफआईआर के अंदर विनोद तावड़े का नाम उसलिए नहीं आता कि वो पैसे बांटने गए हैं। वो नहीं, बाद में आ गया वो नहीं, नाम आ गया था। पैसे बांटने के आरोप की भी एफआईआर है। भारतीय जनता पार्टी ने, मैं एक लाइन में बात कह रहा हूं, मुझे बीच में टोकिए मत। नहीं, कि भारतीय जानकारी जनता मुकम्मल पार्टी होनी ने चाहिए। सत्ता बल, धन बल और बाहुबल का पुरजोर उपयोग किया है। ठीक है, बाहुबल मैं भी दंगल आपको का जानकारी प्रयोग दे हुआ। रहा हूं ना। एक मिनट दिबांग, हाँ। पर एक बड़ा सेंट्रल थीम दोनों राज्यों के नतीजों से जो निकल रहा है कि भाई लाभार्थी जाति एक बनाइए, पैसा बांटिए और वोट पाइए। जी हाँ, बिल्कुल। और अगर आपको ध्यान हो तो मैं बिना इसकी- लार लपेटिए बात कह रहा हूं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और अगर आप ध्यान से देखें तो एक तरीके से इसकी कोशिश की शुरुआत की नीतीश कुमार ने, जब 2006 में उन्होंने जो लड़कियां पढ़ रही थी स्कूल में उनको साइकिल देनी शुरू की। अफ्रीका के कई देशों में इसको लागू किया गया। अखिलेश यादव ने लैपटॉप देने शुरू किए। फिर केजरीवाल आए जिन्होंने इसको और ऑर्गेनाइज तरीके से किया। दिल्ली में लगातार एक के बाद एक चुनाव जीते, जिसमें उन्होंने पानी, नवीन पटनायक भी करते थे नवीन ये काम। पटनायक भी करते थे। बाकी लोगों ने भी इसको एमुलेट किया। और एक तरीके से मेन स्ट्रीमिंग जो फ्री बीज की हुई वो तब हुई जब ये पिछला बड़ा, जिसमें बड़े राज्यों में विधानसभा चुनाव जो हुए, एकदम जिसमें ऐसा तेलंगाना, परिवर्तन हुआ, जो वोट- तेलंगाना, एक वोट मिनट में अपनी बात प्रतिशत- हाँ, ही, तेलंगाना में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में चुनाव हुए। तो एक तरीके से ये जो पूरी योजना, ये जो पूरा स्कीम है, ये जो पूरी तिकड़म है, तरकीब है, इसकी मेन स्ट्रीमिंग हो गई। हमने मध्य प्रदेश में देखा था शिवराज सिंह चौहान, वो लग तेलंगाना रहा था में- कि कांग्रेस को एडवांटेज है, आधे में रह गई तेलंगाना बीजेपी में- के मुकाबले। तो एक इसमें जो इंटरेस्टिंग बात यह है, क्योंकि इस पर हम लोग मैं काफ़ी सोचता रहा हूं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको रेवड़ी बनाकर इसकी आलोचना करते रहे, फ्री में राशन देते रहे, पर इस चीज़ को वो रेवड़ी बताते रहे, ठीक है। लेकिन ये खूबसूरती है कहीं ना कहीं बीजेपी की, उनको लगा कि रेवड़ी से महेश फायदा हो रहा है। स्वावलंबी बना रहे हैं हम महिलाओं को। हाँ। ये 1,500 रुपए देके स्वावलंबी बनाया जा रहा है। रेवड़ी पर इनका यू टर्न जो है, और इतनी तेजी से इनका यू टर्न कि जो तेलंगाना में जीत हुई रेवंत रेड्डी की, वो उन रेवड़ियों की वजह से हुई। कर्नाटक में रेवड़ियों की वजह से जीत हुई, जो इनको रेवड़ी बताते रहे। अब ये वो रेवड़ी बांटने को तैयार है। और ये इन्होंने करेक्शन हुई ना, और ये जून में अनाउंस किया और लागू किया अगस्त में, यानी कि लोकसभा चुनाव में पटखनी मिलने के बाद महाराष्ट्र में इस स्कीम पे जो मोहर लगाई बीजेपी की तरफ से, वो शिवराज सिंह चौहान ने लगाई। जब एक हारी हुई बाजी, यानी कोई मानने को पिछले तैयार साल। नहीं था। हाँ। जी, जब कोई मानने को तैयार नहीं था कि शिवराज सिंह चौहान विधानसभा चुनाव जीत सकते हैं, उन अकेले उस व्यक्ति ने इस योजना को लागू कर, लोगों को पहुंचाकर इस पर एक मोहर लगा दी। आपको अगर ध्यान हो तो यही बात उन्होंने शिंदे को भी कही कि आप वोटों की चिंता मत करो, आप ये इंश्योर करो कि लोगों तक ये पैसा पहुंचे। और कई किस्तों में ये पैसा पहुंचा।
अब इसकी मेन स्ट्रीमिंग हो गई है, मेन स्ट्रीमिंग हो गई है, और ये सिर्फ बीजेपी पॉलिटिक्स नहीं कर रही है, रेवड़ी पॉलिटिक्स सबको झारखंड करनी में है, भी तय हो जो गया है। जीत है सबसे बड़ा फैक्टर मैया सम्मान योजना दिखता है आपको, वही 33 रुपए 33 पैसे प्रतिदिन महिलाओं को दे दिए गए। देखिए, ये तो बिल्कुल अब स्पष्ट हो गया है और सभी लोग कह रहे हैं, मैं भी इसकी तस्दीक करता हूं। मेरा बस इसमें एक चीज मैं जोड़ूंगा कि ये रेवड़ी बांटना जो है वो हमेशा इस बार कामयाब हो गया। मध्य प्रदेश में कामयाब हुआ था, कई जगह कामयाब होता दिखता है, लेकिन कई जगह वो इच्छित परिणाम नहीं भी देता है। उसका कारण ये होता है कि जब रेवड़ी नहीं होती है तो उस वक्त रेवड़ी पाने वाला देने वाले के प्रति कृतज्ञ होता है, और ये दोनों नहीं है, अगस्त में लॉन्च नहीं है, तो वो उसके बदले में वो वोट दे देता है, हमदर्दी से देखता है देने वाले को बहुत। लेकिन जब ये रेवड़ी पुरानी हो जाती है उसके बाद में वो नई रेवड़ी की अपेक्षा करता है और फिर वोट नहीं मिलता है। इसका परिणाम भारतीय जनता पार्टी 2022 के विधानसभा चुनाव में भुगत चुकी है, फिर लोकसभा उत्तर प्रदेश में और लोकसभा चुनाव में भुगत चुकी है, और भी जगहों पे भुगती है। उसकी रिपोर्ट्स बताती हैं कि जो लाभार्थी हैं वो हमारी तारीफ तो लाभार्थी हैं वो हमारी तारीफ तो करते हैं, लेकिन हमें उतने वोट नहीं देते जितने वोटों की हमें उससे अपेक्षा है। तो इसका मतलब यह है कि रेवड़ियां आपको बार बार देनी पड़ेंगी, नई योजना के तहत देनी पड़ेंगी, नई नई किस्म की रेवड़ियां देनी पड़ेंगी। तो रेवड़ियों का अब तैयारी होने लग जाएगी, बिहार से हम देखेंगे। बिल्कुल, अभी बिहार दिल्ली में तो दिल्ली में तो रेवड़ी पर चर्चा शुरू कर दी है अरविंद केजरीवाल ने ऑलरेडी। बीजेपी जो वो तो 6 रेवड़ियां में बांट रहा हूं वो कह रहे हैं, दिल्ली वो में उकसा रहे हैं कि आइए इस पर मेरे से चर्चा कीजिए। दिल्ली में भाजपा अरविंद केजरीवाल की जिन योजनाओं की निंदा करती रही है लगातार, उसके नेता खुल के कह रहे हैं कि हम ये सारी योजनाएं जारी रखेंगे और इससे भी ज्यादा देंगे। नहीं, वो तो उकसा रहे हैं ना, इसलिए कह रहे हैं मैं 6 रेवड़ी दे रहा हूं, जानबूझकर कह रहे हैं। और अभी बिहार में अब केस हो जाएगा, बिहार में भी ये बहुत होगा। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय पूंजी द्वारा थमाया गया हथकंडा है, नहीं, ये शॉर्टकट तो है पर वोट हासिल करने का बिल्कुल है शॉर्टकट। और ऐसा बदलाव आ जाता है भाई, अगर हम झारखंड में देखें वहां पर लोकसभा में अपर हैंड बीजेपी का और यहां सुपड़ा साफ, और लोकसभा में अपर हैंड महाविकास अघाड़ी का महाराष्ट्र में, यहां सुपड़ा साफ। और दोनों जगह अगस्त में एक जगह लाडकी बहन और एक जगह मैया योजना लागू की जाती है। दिमाग आप उसको कहिए और लागू कीजिए। हाँ। और आप ये जो कह रहे हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, उसको पार पाने के लिए आप अपनी रेवड़ियों की संख्या बढ़ाइए और उसके साथ लड्डू भी जोड़ दीजिए। जो भी सत्ता में होता है, हाँ, इनकम्बेंट गवर्नमेंट है, हाँ, जो सत्ता में सरकार है उसको ये विशेष फायदा है क्योंकि वो हाथ में रेवड़ी दे सकती है। जो विपक्ष में है वो तो रेवड़ी का फायदा करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कह रहे हैं। लाडकी बहन को लेकर खुद ही महायुति ने कहा 1500 दे रहे हैं, 2100 देंगे। कांग्रेस वालों ने, महाविकास अघाड़ी ने कहा हम 3000 देंगे, पर उस पर विश्वास नहीं किया। जो दे रहा है 1500 उसको वोट गए, और उधर 1000 रुपए जो दे रहा है उसको गए। बीजेपी ने 1500 रुपए देने की बात की। इसमें साफ है ना, जो आप समझते हैं वो लोग भी समझ रहे हैं। हाँ। कि नेताओं पर भरोसा नहीं करना है। हाँ। ये कह रहे हैं कि देंगे, दे न दे, यहाँ तो आ रहा है बाकायदा पैसा। हाँ। और देखिए ये इनको पहली बार दिया गया, और जिस क्लास में वो दिया गया उन्होंने किस तरह से अपनी जिंदगियां बदली उसकी एक अलग कहानी है। इसका काफी असर हुआ इस पैसे का। जिस तरीके से जो लगातार रिपोर्ट्स भी आई हैं, जिस तरह से जब ये पैसा दिया जाता है तो महिलाओं को एक स्वतंत्रता मिलती है, एक अधिकार मिलता है, एक आजादी मिलती है कि वो जाके उसको खर्च करती हैं। तो वो एक बहुत, अगर आप देखें पर उसमें तो अपने आप में महंगाई का भी पुट आना चाहिए कि भैया दे इतने रहे हो और जेब में से निकाल कितने रहे हो। मैं इससे सहमत नहीं हूं। जिस तरह की महिलाओं को इससे फायदा होता है, यानी 50 लाख से ज्यादा महिलाओं को 1-1 हजार रुपए झारखंड में मिल रहे हैं, उनको आप ये महंगाई की बात सुनाएंगे तो वो नहीं है। पर उनकी जिंदगी में बहुत बड़ी चीज नहीं हो रहे, उनको स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिलती है, शिक्षा ढंग की नहीं मिलती ये है, स्टूडियो की बराबरी और सशक्तिकरण नहीं होता है। ये स्टूडियो की बातें हैं उस देश में जहां 43% कुपोषण है, जहां पे स्टंटिंग है। ये स्टूडियो की बातें हैं। जब उस महिला को 1000 रुपए अपने अकाउंट में आते दिखते हैं झारखंड में, जहां इतनी पॉवर्टी है, समस्या तो हल नहीं होगी। समस्या हल करने का सवाल नहीं है, वो आपकी चिंता है। मेरी चिंता यह है कि मैं 1000 रुपए से अपने लिए एक साड़ी खरीदूंगी, अपने बेटे के लिए जूता खरीदूंगी, मैं एक बिंदी भी खरीद सकती हूं। को तो होनी चाहिए कि दरअसल उनका उत्थान हो भी रहा है या वो अपना अब इसमें एक मिनट, इसमें आपको थोड़ा बुरा लगेगा। आपको लगता है कि सत्ताधीश लोग बड़े जिम्मेदार किस्म के लोग हैं। आप ये नादानी छोड़ दीजिए। सत्ताधीशों को सिर्फ सत्ता से मतलब है, सत्ता में आने से मतलब है। बात में जोड़ने के लिए कह रहा हूं, देखिए जो कारपोरेट जो
कारपोरेट डोमिनेटेड, कारपोरेट प्रभुत्व वाली जो अर्थव्यवस्था है वो महंगाई, बेरोजगारी, इन सवालों के ऊपर कोई गारंटी नहीं देती। लोगों की आमदनी बनी रहेगी, कोई गारंटी। इसीलिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का हथकंडा ईजाद किया गया है और हथकंडा इन तमाम सरकारों को थमाया गया है कि वो एक लाभार्थियों की बड़ी दुनिया बनाएं। अगर 2014 में नरेंद्र मोदी नहीं जीतते और कांग्रेस की ही सरकार रहती तो कांग्रेस भी बनाती लाभार्थियों की दुनिया, ये मैं ये कह रहा हूं। हाँ, उन्होंने वो दूसरे तरीके से मुलम्मा उड़ाया। वो ये कहते हैं हम मनरेगा लेकर आए, काम भी देते थे, तब पैसा देंगे। एक सेकंड, डॉक्टर तनुज खत्री हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा, मैन ऑफ द मोमेंट हेमंत सोरेन झारखंड में बने हुए हैं। पर तनुज, आप ये बात मानेंगे मैया सम्मान योजना ने नैया पार लगाई आपकी? देखिए, जरूर ये योजना तो चुनाव के समय की है, लेकिन इसके अलावा संदीप जी, जिस ओल्ड पेंशन स्कीम को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2004 में ही बंद कर दिया था, उसको पुनः लागू करने का काम किया। जो प्रधानमंत्री आवास जो सभी राज्यों का हक होता है, उसको देने से नरेंद्र मोदी जी ने मना कर दिया था। अब वो आवास योजना लाने का काम किया। एसटी, एससी, ओबीसी स्कॉलरशिप में 100% स्कॉलरशिप में यहाँ के बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं। जो पारा शिक्षक थे उसका मानदेय बढ़ाने का काम किया, बिजली बिल माफ करने का काम किया। संदीप जी, एक समझना होगा एक बात, जिसके तन में कपड़ा नहीं है, जिसके हाथ में रोटी नहीं है, उसको जरूरत है इस मूलभूत सुविधाओं की। तनुज, ये बात तो देखिए दिबांग ने बिल्कुल साफ कर दी। मेरा सवाल, और मैं नादान ही रहना चाहूंगा कुछ मामलों में, मैं वो मासूमियत रखना चाहूंगा, मैं वो आइडियल वर्ल्ड खोजता, वो मृग तृष्णा तलाशता रहूंगा। इन कामों के बजाय आमदनी बढ़ा दीजिए ना आम आदमी की, महिलाओं की। वो बेहतर रास्ता नहीं होगा क्या? उससे ज्यादा बेहतर झारखंड, बेहतर भारत नहीं बनेगा क्या? नहीं बनेगा, लेकिन मैं वही कह रहा हूं कि इसको पूरी तरह से इनकार, इसको सिरे से खारिज नहीं करना है ना। कौन खारिज कर रहा है? पर 33 रुपए 33 पैसे में वोट मिल रहा है, इस बात को डिनाई कर रहे हैं क्या आप? नहीं नहीं नहीं, एक घर में अगर 4 महिलाएं हैं तो 4000 रुपए होते हैं। इसको इस तरीके से भी तो सोचिए, सिर्फ नेगेटिव क्यों सोच रहा है संदीप जी? अच्छा, और अब तो 2500 रुपए मिलेंगे दिसंबर से। एक घर में 2 महिलाएं हैं, 3 महिलाएं हैं, जो स्कूल कॉलेज जाने वाली बच्चियां हैं, उनको मिल रहा है। वो जो कहते थे ना, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह, वो सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं थे, दुनिया के जाने माने अर्थशास्त्री। पैसा तो पेड़ों पर उगता है ना। अब वहां के सारे जंगल में पैसे, वो पेड़ उगेंगे जिन पर पैसे लटके मिलेंगे कि 1000 के अब हम 2500 देंगे। ट्रैक पर तो पहुंचाना होगा ना। जिनके पास कुछ नहीं है उनके बारे में कौन सोचेगा आखिर? क्यों नहीं है उनके पास कुछ भी? 75 साल से भी ज्यादा हो गए देश को आजाद हुए, झारखंड को नया राज्य बने भी 25 साल होने को आए। वो अभी भी 33 रुपए 33 पैसे प्रतिदिन से आगे नहीं कुछ सोच पा रही हैं। वही लगता है कि पता नहीं क्या मिल गया। नहीं, पता नहीं क्या मिल गया संदीप जी, ऐसे इसको इतना नेगेटिव नहीं होना है, इसकी पॉजिटिविटी को भी देखना है। मैंने कहा कि एक घर में अगर 4 बहनें हैं तो 4000 रुपए मिल रहे हैं ना। 4000 रुपए मिल रहे हैं। सोचने का तरीका थोड़ा बदलना होगा। ठीक है, अगर आप 25,000 रुपए प्रति महीना कमा रहे हैं तो देश के टॉप 10% लोगों में आ जाते हैं। तो इसलिए 4000 की आपकी बात मैं कंसीड करता हूं। लेकिन अब हमारे साथ आज के एक और मैन ऑफ द मोमेंट भी हैं। बात एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, हेमंत सोरेन की हुई, लेकिन एक्सेस माई इंडिया के सर्वे सर्वा प्रदीप गुप्ता भी मैन ऑफ द मोमेंट हैं और पिछले 2 चुनावों से बहुत भद पिटी है एग्जिट पोल और पोलस्टर्स की। और प्रदीप गुप्ता के लिए भी बहुत मुश्किल भरे वक्त रहे हैं। कल भी मेरे कार्यक्रम में थे और कह रहे थे कि महाराष्ट्र में 200 का आंकड़ा छू लेगी बीजेपी। मैंने कहा था खतरों के खिलाड़ी बनने का इतना शौक क्यों है, अपनी गर्दन क्यों कटा रहे हो? और झारखंड में तो इन्होंने 53 सीटें दी ही थी इंडिया गठबंधन को, झारखंड में बैंग ऑन। पर महाराष्ट्र में तो जितना आपने कहा, और वो मुझे लग रहा था कि कहां जा रहे हो भाई प्रदीप गुप्ता, उससे भी ज्यादा जाता दिखा।
ये लाडकी बहन ही सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित हुआ है क्या? और इसकी रीच, इसका इम्पैक्ट कितना होगा, किसी ने अंदाजा ही नहीं लगाया क्या? पहले संदीप, मैं आपको धन्यवाद दूंगा, बधाई करूंगा, और उससे भी ज्यादा मेरी एक्सेस माई इंडिया की टीम जो दिन रात मेहनत करती है ग्राउंड पे और ऑफिस में, मैं उसको फुल क्रेडिट देता हूं। जो भी किया, जो भी आप खतरों के खिलाड़ी वगैरह वगैरह जो भी कुछ कहते हैं, मैंने कल भी कहा था, जो नंबर भाई आते हैं, आपका और मेरा दोनों का काम यह है उसको रिपोर्ट करना। जो मैं कर देता हूं वो कई बार खतरे में तब्दील हो जाता है और कई बार सफलता दिला जाता है, तो वो ठीक है, वो पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है। बट मैं फिर भी बताऊं कि थोड़ी सतर्कता बरतते हुए मैंने 200 दिया था, वरना असली आंकड़ा यदि मेरे को देने कहा होता, ये 2 चुनाव जो आपने बात करी कि उतने अच्छे नहीं गए, तो मैं 210 तो सीटें जरूर आ रही थी। पूरा का पूरा आकलन, जब आपने कहा खतरों के खिलाड़ी क्या ये तुम करते रहते हो, रिस्क क्यों इतनी बड़ी लेते हो, तो मैंने कहा चलो एक बार फिर से रिस्क का असेसमेंट किया जाए, तो उसमें 210 सीटें आ रही गेम थी। चेंजर क्या था? जो लड़ाई, मतलब वोट प्रतिशत की बात करें प्रदीप, लोकसभा चुनाव में दोनों गठबंधनों के लगभग बराबर वोट शेयर था। हाँ, सीटों में इंडिया गठबंधन आगे निकल गया था, पर यह इतना फर्क कैसे आया? 2-3 बातें। एक, दोनों जगह झारखंड और महाराष्ट्र में सरकारें रिपीट हो रही है, और जब सरकारें रिपीट हो रही है तो उसकी केवल और केवल एक बड़ी वजह होती है, वो होती है डिलीवरी। और डिलीवरी कई मायनों में होती है। सिर्फ दोनों जगह पे, वहां पे मैया सम्मान योजना और यहाँ पे लाड़की बहन योजना, सबसे बड़े फैक्टर यही हुए हैं क्योंकि ये अगस्त में लॉन्च हुई हैं दोनों जगह। नहीं, उससे उसकी बात क्या होती है संदीप भाई, कि सवाल अगस्त या इसका लॉन्च का नहीं है, जो विषय सबसे ज्यादा लोगों को छुए और टेंजेबल छुए, इमोशनल नहीं, टेंजेबल, तो वो मुद्दा सबसे ज्यादा काम करता है। 50% महिलाएं हैं और महाराष्ट्र में 2 करोड़ महिलाओं के पास पैसा जा रहा है, इसका मतलब 2 करोड़ घरों में पैसा जा रहा है, तो उससे पूरी की पूरी फैमिली जो है उत्साहित होती है और अपने आप को सेटिस्फाइड फील करती है, और लगता है उनको यार सरकार कुछ तो हमारे लिए सोच रही है, कुछ तो काम कर रही है, सिर्फ ऐसे ही नहीं वोट मांगने के लिए आप नहीं। पर तो यहां ये पर जैसे महाविकास आघाड़ी वालों ने, उन्होंने कहा हम तो 3,000 रुपए दे देंगे, उस पर क्यों नहीं एतबार किया? नहीं, एतबार होता है कि जो मिल गया पहले तो उसका उनको थैंक यू बोलना है ना, जो मिलने वाला है उसकी तो बात की बात है। ये जो आपकी बात है छत्तीसगढ़ में थी, छत्तीसगढ़ में 2023 के चुनाव में आप जानते हैं बघेल कांग्रेस सरकार, बिल्कुल कोई मान ही नहीं सकता था कि ये हार सकते हैं, इतनी अच्छा परफॉर्मेंस सब चीज था, बट उनके साथ उन्होंने इस तरह की कोई योजना नहीं लाई थी। उसके उलट बीजेपी जो चैलेंजर पोजीशन में थी, उनने फॉर्म भरवा के लिए महतारी योजना का सबको लगता है शुरू कर दिए थे। सही कह रहे हैं, बिल्कुल। तो और उसका फर्क समझ में आ गया वहां पर उनको क्या होता है। सेम गोज विद कर्नाटक, कर्नाटक में भी यही हुआ, वहां पे कांग्रेस की सरकार, बीजेपी की सरकार थी, कांग्रेस ने ये किया और उसका अंतर आप देख लीजिए। 1 मिनट के लिए रुकिएगा, एक बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस के बड़े नेता हैं महाराष्ट्र से रमेश चेन्निथल्ला, और वो कह रहे हैं हम ये नतीजे स्वीकारते नहीं हैं। अप्रत्याशित नतीजे तो बताए हो, तो राहुल गांधी ने भी कहा है, लेकिन रमेश चेन्निथल्ला प्रभारी भी हैं, वो कह रहे हैं ये नतीजा जनता का फैसला नहीं है, हम ये नतीजा नहीं स्वीकारते हैं। सुबह तक हम जीत रहे थे, बाद में कैसे हार गए, अब कौन सी जीत थी, कहां जीत थी? ख्याली पुलाव जो पका रहे थे, क्या उसी को जीत माने बैठे थे? सुनिए रमेश चेन्निथल्ला ने क्या कहा है। आज की जो परिणाम जो निकला है ये बिल्कुल अविश्वसनीय है, एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि जनता की भावना, जनता का जो अंदर की भावना इस रिजल्ट से बिल्कुल ताल्लुक नहीं करते। अब चरण सिंह सापरा आपके प्रभारी कह रहे हैं नतीजे स्वीकार नहीं है, सुबह तक हम जीत रहे थे, बाद में हार कैसे गए? कौन सा ख्वाब, सपना, वो पुलाव पका रहे थे कि भाई आप जीत रहे थे? सुबह कब जीत रहे थे, या ख्यालों में? देखिए संदीप जी, ऐसा है, मैं पहले भी कहना चाहता था कि ये जो कांग्रेस पार्टी को अभी जो विश्लेषण करना है, ये हम कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज विश्लेषण करेंगे, और जब हम वो करेंगे तो बहुत सारी चीजें निकल के बाहर आएंगी। मैंने आपको थोड़े में कहा, क्योंकि आप मुझे बार बार टोक रहे थे कि ये सरकार, जो मौजूदा सरकार थी महायुति की, उसने सत्ता बल, धन बल और बाहुबल का पुरजोर उपयोग यहां पर किया है।
तो अब जब विश्लेषण होगा तो 2 दिन के अंदर या 3 दिन के अंदर आपको पता चल जाएगा। विश्लेषण कर कि लिया क्या-क्या रमेश चीजें चन्नीथल्ला थी। ने, आपके प्रभारी हम ने, आपके तो वो सामने कह रहे हैं लाएंगे। कि नहीं, हम जनता की नतीजे अदालत में स्वीकारते आएंगे। ही नहीं है। राहुल गांधी कह रहे हैं अप्रत्याशित हैं, तो अप्रत्याशित पहले कोई टेंजिबल एविडेंस, कोई ऐसा पुख्ता सबूत लेकर आइए, अगर है तो क्यों नहीं सार्वजनिक मंच पर लेकर आइए, करेंगे हम उस पर चर्चा। नहीं, बहुत एक नहीं, बहुत सारे सबूत आपके सामने आएंगे। एक तो उदाहरण के तौर पर मैं बता देता हूं कि एक इनकी एड आई थी जिसमें इन्होंने कर्नाटक की सरकार, हिमाचल की सरकार और तेलंगाना की सरकार ने अपने वादे पूरे नहीं किए, वो फ्रंट पेज एड पूरे महाराष्ट्र के अंदर दी थी। जब हमने इलेक्शन कमीशन को उसके बारे में कंप्लेन करी तो इलेक्शन कमिश्नर ने आज तक उसका कोई उत्तर नहीं दिया हुआ है। वो बिना इजाजत के वो एड छपी थी और फिर हमको दूसरे दिन तीनों मुख्यमंत्रियों की वहां पर प्रेस सवाल, कॉन्फ्रेंस मेरा करानी काउंटर पड़ी। सवाल तीनों ऑब्वियस सा मुख्यमंत्रियों ने है, जब आकर के झारखंड बोला, में 56 जब सीटें उन्होंने कैसे जीत स्पष्टीकरण गए, दिया, झारखंड में तब- भी तब ये घुसपैठ किया भारतीय हुआ, जनता ये सारे पार्टी का काम मुंह बंद किए, हुआ। साम दाम दंड भेद बीजेपी ने इस्तेमाल किए, झारखंड कैसे जीत गए? फिर आप एक जगह अप्रत्याशित नहीं मानेंगे नतीजे, फिर तो झारखंड का भी कह दीजिए कि नहीं, हम वहां भी नहीं मानेंगे नतीजे। नहीं, देखिए ऐसा है, फर्क इतना है संदीप जी, आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। बताइए। मैं कह रहा हूं कि जो मौजूदा सरकार थी यहां पर, उसने सत्ता बल, धन बल, बाहुबल का पुरजोर उपयोग किया है। उसने हर रिटर्निंग ऑफिसर जो थे उनके ऊपर बहुत दबाव था, जो और अधिकारी थे उनके ऊपर बहुत दबाव अच्छा, था। लोकसभा जिस चुनाव तरह में से नहीं था। कंप्लेन उनके पास में गई है कि कहीं पर लिफाफों में 5,000 रुपया जा रहा है, जहां पर अरे इस बार उन्होंने पैसा कैसे बहाया है? 150 करोड़ रुपया पकड़ा, जो नहीं पकड़ा गया वो कितना होगा पैसा, ये भी तो सोचिए ना। 150 करोड़ रुपया पकड़ा गया, और वो पकड़ा किससे? शाहडोल में पकड़ा तो शिंदे सेना के विधायक की गाड़ी थी। अगर पूना में पकड़ा तो शिंदे सेना के विधायक की गाड़ी थी। अगर विनोद तावड़े के पास पकड़ा तो वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। अगर मराठवाड़ा में पकड़ा तो वो भारतीय जनता पार्टी के जो वहां के प्रत्याशी है उनकी गाड़ी थी। तो ये महायुति ने जो पैसे का वापर, नंगा वापर किया है महाराष्ट्र के अंदर, मैं ऐसे नहीं, बहुत थोड़ा से कंफ्यूज उदाहरण हो हैं रहा जो हूँ। आपके फिर सामने उसके आएंगे। बावजूद आप रिटर्निंग जीत रहे ऑफिसरों को जरा थे, जाके सुबह तक पूछिए। रमेश चन्नीथल्ला कह रहे रिटर्निंग ऑफिसरों को हैं, जाके और अब जरा आप हार पूछिए। गए हैं। पर अभी जीत का सेहरा बंधवाने में अहम भूमिका निभाने वाली एनसीपी अजित पवार गुट के नेशनल स्पोक्स पर्सन और राष्ट्रीय महासचिव भी हैं बृजमोहन श्रीवास्तव। बृजमोहन श्रीवास्तव, उम्मीद थी इन नतीजों की, या ये तो उम्मीद से भी दोगुना हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम लोगों को पूरी उम्मीद थी और लगातार हम लोग इस बात को कह रहे थे कि महायुति की सरकार बनेगी। नहीं, आंकड़े या सरकार नंबरों बनने की की बात कह रहे थे, 155-60 की बातें थी, 236 का आंकड़ा भी था कभी जहन में। ये बात सच है कि इतना बड़ा आंकड़ा तो दिमाग में नहीं था। और ये हम लोगों जैसे महाविकास अघाड़ी के लोग नहीं समझ पाए कि महाराष्ट्र की जनता क्या चाहती है, तो शायद हम लोग भी इस मामले में इस बात को नहीं समझ पाए कि हम लोगों को इतना बड़ा जन आशीर्वाद मिलने वाला है। नहीं, शायद अजित पवार आपके अध्यक्ष समझ गए। लाडकी बहन योजना तो उनके दिमाग की उपज थी, शिंदे ने लागू की क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं, पर उपज तो ये अजित पवार की थी। सबसे कमजोर कड़ी जिस पार्टी को, आपकी पार्टी को माना जा रहा था, वो तो अच्छी खासी मजबूती दिखा गई, 70% का स्ट्राइक रेट। मैं नहीं जानता कि हम लोगों को कमजोर कौन मान रहा था, लेकिन ये बात हम लोग जानते थे। इस बात को, हमारे पास जो प्रत्याशी थे, ये वो प्रत्याशी थे जो लगातार पिछले 30-35 साल से हमेशा चुनाव जीतते हुए आए हैं। तो हम लोगों को कभी भी ऐसा नहीं लगा कि हमारे प्रत्याशी कमजोर है। वो मेकओवर भी किया ना ब्रजमोहन भाई, गुलाबी जैकेट्स पहनने लगे, गुलाबी तस्वीर पेश की, मेकओवर काम आ गया। और ये 50 रुपए प्रतिदिन की जो योजना है, 1500 रुपए ही तो है ना लाडकी बहन योजना, 50 रुपए काम आ गए, नतीजे बेमिसाल हो गए। संदीप भाई, बात ये होती है कि चुनाव लड़ने के लिए कोई ना कोई रणनीति तो तैयार करना होती है। हम लोगों ने इस बात को समझा था कि महिलाओं के और माताओं के अगर हम लोगों को वोट मिलते हैं तो हमारी पूरी महायुति को एक नई शक्ति और नई ऊर्जा मिलेगी। और उसी को ध्यान में रखते हुए आदरणीय अजीत दादा पवार ने ये पूरा जो तैयारी की, उसका परिणाम है कि उसका लाभ हम सब लोगों को मिला। और सबसे बड़ा लाभ तो महाराष्ट्र की जनता को मिलेगा, क्योंकि महायुति की सरकार के बारे में मैं प्रदीप गुप्ता जी की इस बात से पूरी तौर से सहमत हूँ कि डिलीवरी और सिर्फ डिलीवरी। जब सरकार अगर फिर से रिपीट होकर आती है तो उसके पीछे ये मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण होता है। और इस सरकार मतलब उस डिलीवरी में भी 4 महीने 5 महीने पहले जो योजना आपने लागू की हो, नहीं,
भाई 4-5 महीने पहले की तो योजना है। ना नहीं संदीप जी, 2.5 साल से लगातार जो पुरानी बहुत सारी ऐसी मांगे थी जनता की, जिन पे कि पिछली सरकारों ने कोई कार्रवाई नहीं की उन थी। पर सारी क्या सारी फैसला मांग- सुनाया था जनता ने? 18 सीटों पर समेट दिया था, 30 सीटें महाविकास आघाड़ी जीत गई थी लोकसभा चुनाव में। वो एक ऐसा नैरेटिव था जिसका कि हम लोग जवाब नहीं दे पाए थे, लेकिन लोकसभा के परिणाम के बाद तीनों पार्टियों के नेताओं ने मिलकर इस बात का मूल्यांकन किया, और उसी का परिणाम है कि हमारे कार्यकर्ता नीचे तक तीनों एकजुट होकर जनता के बीच में जाकर इन सारी बातों को कह रहे थे, और इसीलिए जनता का आशीर्वाद मिला है। देखिए, फिर एक बात समझिएगा, इतनी आसानी से कोई भी मत किसी उम्मीदवार को नहीं देता जब तक कि उसका पूरा विश्वास ना हो, जब तक कि उसको ये पूरा इस बात की विश्वास होना चाहिए कि हमारा जो जनप्रतिनिधि जाएगा सचमुच वो हमारे लिए काम करेगा। और इतना व्यापक जन समर्थन तो बहुत मुश्किल से मिलता है। इसके पीछे संजय राउत साहब कुछ भी कह सकते हैं, रमेश चन्नीथला साहब ने भी इस बात को कहा कि वो इसको स्वीकार नहीं करते, या उनका अपना नजरिया है। तो मैं ब्रजमोहन सोचता हूं भाई, कि अभय दुबे यहाँ आपसे सवाल पूछना चाहेंगे, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं अभय। ये एक तथ्य है कि महाराष्ट्र के आपकी सरकार के वित्त मंत्री, आपके नेता अजित पवार ने कैबिनेट मीटिंग में इस योजना पर खर्च होने वाले पैसे का विरोध किया था, और 10 मिनट के अंदर उस मीटिंग से वॉकआउट कर गए थे। इसकी अखबार में खबर छपी थी, और ये सब डिटेल भी प्रकाशित हुआ था। एडिट पेज के लेख में लोगों ने भी इसका विश्लेषण किया था। तो अभी आप जिस योजना की तारीफ कर रहे हैं और श्रेय ले रहे हैं, वो आपके नेता ने उसका विरोध किया था, और उन्होंने पूछा था ये पैसा कहां से आएगा। मैं इसके पक्ष में नहीं हूं। अब आप चुनाव जीत गए हैं, अब आप इस बात को भूल गए। नहीं अभय जी, देखिए जब ये खबर छपी थी उसका भी कंट्राडिक्शन आदरणीय अजित दादा पवार ने किया। और एक बात फिर समझिएगा कि ये हम लोगों ने कोई खाली घोषणा नहीं की है इसकी, हम लोग इसको विधिवत बजट में लेकर आए थे। बजट में किसी भी मांग को या किसी भी खर्च को लाने की लंबी प्रक्रिया तो होती है। आपको पता ही है 3,90,000 करोड़ का, एक सेकंड, 3,90,000 करोड़ का कर्ज था जब आप सरकार में आए थे, या बल्कि मैं 2019 की ही बात कर लूं, अब जो कर्ज है 7.25 लाख करोड़ से ऊपर हो चुका है महाराष्ट्र में। और जो आरबीआई के निर्धारित मापदंड है, जो देश के वित्त मंत्रालय की जो निर्धारित मापदंड है कर्ज लेने के, हम उससे भी बहुत कम हैं। और ये सारा मामला इस बात को लेकर होता है कि हमारे पास रेवेन्यू क्या आएगी, किस प्रकार से हम उसको मीट आउट करेंगे, उसको ध्यान में रखते हुए कर्ज लेकर घी पिलाते रहेंगे क्या? ये अब नई राजनीति अब इस राह पर साफ जाती दिख रही। एक सेकेंड ब्रजमोहन भाई, आदेश रावल, अब ये स्थापित राजनीति होने वाली है क्या आने वाले दिनों में? अब देखिए, जो झारखंड में देखा हमने और जो महाराष्ट्र में हमने देखा है, वो तो आदेश का फोन में थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो मैं थोड़ा सा पर पलट देता हूं चर्चा को, और अब यूपी की तरफ भी मोड़ दूं। यूपी में तो ना कोई लाडकी बहन थी और ना कुछ और था, कोई मैया सम्मान। आप तो कह रहे थे कि हाँ भाई प्रशासन ने बेजा इस्तेमाल किया, फिर भी हम 9 की 9 सीटें जीतेंगे। 2 ही सीट जीत पाए। मनोज सिंह काका जी। संदीप जी, एक बात से मैं अपनी बात शुरू करना चाहूँगा। एक वो जो बात है ना कि तुम्हारे फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़ा झूठा है, दावा किताबी है। और उधर जमहूरियत की ढोल पीटे जा रहे हैं वो, और इधर पर्दे के पीछे बर्बरियत है, नवाबी है। तो ये हाल है भारतीय जनता पार्टी का। जो आपने कहा एक शुरुआती बात कि रेवड़ी बांटो और वोट पाओ, उत्तर प्रदेश में वही नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश में तो पैसा बांटो, लाठी चलाओ, गोली चलाओ और वोट पाओ। समाजवादी पार्टी ने निश्चित रूप से सिर्फ 2 सीटों पे जीत हासिल की है। लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, मैंने शुरुआती संदर्भ में भी आपके कहा, उस दिन भी हम लोग संवाद में थे कि दुनिया का सबसे बृहत्तर और सबसे बड़ा लोकतंत्र है हमारा, और उसके मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ हैं, जो दुनिया के सबसे बड़े सूबे का। उन्होंने दुनिया को यह दिखाया कि उत्तर प्रदेश में जब यह चुनाव होगा तो योगी आदित्यनाथ की सरकार लोगों पर वोट डालने के लिए नहीं, मतदान करने के लिए नहीं, बल्कि मतदान रोकने के लिए पुलिस गोली चलाएगी, लाठी चलाएगी। आप ये बात नहीं मानते मनोज सिंह काका कि बटेंगे तो कटेंगे, एक हैं तो नेक हैं, ये नारा गढ़ना और इस नारे का
ये भी एक सेंट्रल नैरेटिव आगे बनता दिख रहा है क्या? योगी आदित्यनाथ और मजबूत होकर निकले अपनी पार्टी में भी और उत्तर प्रदेश में भी। देखिए, हम समाजवादी लोग हैं, जीवन भर ये नहीं मानेंगे। हम लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं, कभी नहीं हम ये मानेंगे कि बटेंगे तो कटेंगे। योगी आदित्यनाथ की तरह धर्म का पाखंड नहीं फैलाएंगे हम, बल्कि जहां भी जो कमियां होंगी धार्मिक, सामाजिक, शैक्षणिक, उसका हम पर्दाफाश करेंगे। हम जुड़ेंगे तो जीतेंगे। हम वो राजनीति कभी नहीं करना चाहेंगे कि हमारी पार्टी जीते और देश का बंधुत्व भाईचारा हारे। जो बीजेपी कर रही है वो पूरा देश भुगत रहा। आपने अपने आंकड़े में बताया कि बीजेपी तो सरकार में थी, जो 4 लाख के कर्जे महाराष्ट्र में 7 लाख करोड़ रुपए के हो गए, तो नरेंद्र मोदी और योगी के कंधों पर नहीं है, इस देश के 140 करोड़ लोगों के कंधों पर है। क्या भुखमरी है हमारी? भुखमरी में क्या हालात है आप देख लीजिए। तो एजुकेशनल उसी में में क्या रास्ता मिलता है क्या? मनोज सिंह काका और ये सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों 1 मिनट इस्तेमाल कर रहे हैं। आदेश रावल, अब रेवड़ी बांटो, पैसा फेंको, तमाशा देखो, ये राजनीति अब स्थापित होती दिख रही है क्या? पूरी तरह से स्थापित हो गई है। अलग अलग जगह हमने इसके ट्रेलर्स देखे हैं, अब ये पूर्णतः स्थापित होती दिख रही है क्या? डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र और डायरेक्ट वोट ट्रांसफ़र बिल्कुल साफ साफ हो रहा है। देखिए, इसमें इसकी शुरुआत मैं कहूँगा कि यूपीए के समय से हुई थी, जब फूड सिक्योरिटी बिल की बात हुई थी। अब उसका नाम बदल दिया गया है और जो राशन जाता है उसको आपको सबको पता है। लाभार्थी वर्ग डेवलप कर दिया गया है, जिससे आप ये कहिए कि धर्म की राजनीति में जब हिंदू मुस्लिम की बात होती है, फिर जातियों की बात होती है, फिर एक तीसरा वर्ग ये है कि जो बेनिफिशरी हैं वो एक बड़ा तबका हर स्टेट में हो गया है, और जिसका सीधा सीधा ये कहना है कि भैया आप हमारे लिए आप हमें क्या दोगे ये बताओ। अभी आप चर्चा कर रहे थे कि वादा तो इन लोगों ने भी किया था जो लोग हार गए, लेकिन जो ऑलरेडी मिल रहा है आपके खाते में आ रहा है वो ट्रस्ट बहुत ज़्यादा है बेनिफिशरी वर्ग को, और ये हर स्टेट में बढ़ता जा रहा है। तेलंगाना में, कर्नाटका में, हरियाणा में। प्रदीप कुमार है हमारे दर्शक। आदेश, कुछ दर्शकों के सवाल भी ले लेता हूं। देश में अब चुनाव असली मुद्दों पर नहीं जीता जा रहा है, बल्कि जनता को रेवड़ी देकर जीता जा रहा है, उनका ये कहना है। आप इत्तेफाक रख रहे हैं? वो तो दिख ही रहा है संदीप जी साफ साफ कि जनता ने भी ये बात समझ ली है कि अब हमें इस तरीके से चुनाव में वोट देनी है, और नेताओं ने भी इस बात को समझ लिया है। लेकिन जनता इस बात को नहीं समझ रही कि नेता अपने घर से नहीं दे रहा है, वो आप ही लोगों का पैसा है, जो टैक्स पेयर्स है उन्हीं का पैसा है, वो आपके पास जा रहा है। लेकिन ये जो तरीका है ये एक गलत ट्रेंड सेट कर रहा है। अब आप इसमें बात होगी, जो दिव्यांग जी बोल रहे थे और जो आप लोग चर्चा कर रहे थे कि ये सही है या गलत है। देखिए, राजनीतिक लोगों के हिसाब से सही है, उनको वोट से मतलब है। और वो जो गरीब जनता है जिसको आप कह रहे थे कि इनको खड़ा कीजिए, इनको सैलरी दीजिए, इनको सशक्त कीजिए, लेकिन जब आप उनको सैलरी देंगे तो आपको उनको जॉब देनी पड़ेगी ना, और जॉब करनी पड़ेगी। ये तो फ्री में घर बैठे आ रहा है, डायरेक्ट कैश आपके खाते में पहुंच रहा है, आपका डाटा उन लोगों के पास है, तो कौन काम करके पैसा कमाना चाहेगा? तो ये जो ट्रेंड सेट हो गया। उत्तर प्रदेश के ही रहने वाले हैं, मोदी नगर के हैं, जयसिंह केन, ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में बटेंगे तो कटेंगे, एक हैं तो सेफ है आदि नारे चल गए हैं, और लगता है कि देश में महंगाई और रोजगार की कोई समस्या नहीं है। अब रेवड़ी बांट दो, महंगाई रोजगार है ही नहीं, वो समस्या नहीं है, उधर ध्यान ही नहीं जाता। ध्यान हटाने का भी एक जरिया बन गया है, तरीका बन गया है क्या ये? आदेश, देखिए, इसकी शुरुआत होती है जब 2016 में नोटबंदी हुई थी। वहाँ, हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ। इस लाभार्थी वर्ग की शुरुआत होती है 2016 के नोटबंदी से, और उसके बाद जब कोरोना आता है, और कोरोना के बाद भारत सरकार जो है वो राशन देती है गरीब लोगों को, और वहाँ से ये जो ट्रेंड है वो बढ़ता चला जाता है। और अब स्टेट वाइज आप देख लीजिए, जहाँ लोग जो भी पार्टीज हैं जो डायरेक्ट कैश भेज रही है, वही पार्टी वापस सत्ता में आ रही है। आप देखिए, सबसे अच्छा और सफल एग्जाम्पल है मध्य प्रदेश का। कोई नहीं कह सकता था कि मध्य प्रदेश में सरकार रिपीट होगी बीजेपी की। हाँ। लेकिन वो जो योजना जिसका कांग्रेस पार्टी ने वायदा किया था, वो 3 महीने पहले शुरुआत करी, और शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी वहां सत्ता में आ गई। तो हाँ, उस तो सफल एग्जाम्पल के बाद दिलचस्प बात आपने दी है, टॉकिंग पॉइंट दिया है। आदेश, एक सेकंड रुकिए। मोहाली वासी हैं पंजाब की, इनका कहना है कि मतदाताओं को विपक्ष की रेवड़ी के बजाय सत्ता पक्ष की रेवड़ी पर ज्यादा भरोसा है। तो ऐसे में दिबांग,
अब आने वाले दिनों में जैसे दिल्ली है वो कुछ एक नई रेवड़ी दे देते हैं, या बिहार में चुनाव है नवंबर में अगले साल, नीतीश कुमार की सरकार वहां अगस्त में कुछ रेवड़ी दे। ये तो सत्ता जो भी इनकम्बेंट है अलग अलग जगह, कई जगह बीजेपी उनके घटक है, कई जगह कांग्रेस उनके घटक है। अब सत्ता पक्ष को एक रास्ता मिल गया है क्या कि भाई सत्ता में दोबारा वापसी करनी है, चुनाव से ठीक 3-4 महीने पहले कुछ दे दो। बिल्कुल, देखिए लगातार ये प्रूव होता जा रहा है। हाँ। तेलंगाना में ये बात हो गई, यहाँ ये बात हो गई, मध्य प्रदेश जो जिसकी उम्मीद नहीं थी मैं कह चुका हूँ वहाँ ये बात हो गई, तो क्यों नहीं, ये तो होगा ही। और आप ये देख रहे हैं कि राजनेता ज़्यादा मतलब नहीं है उनको इकोनॉमी से, ज़्यादा मतलब नहीं है कि देश के जो लोग हैं उनको मुफ्त में पैसा न दिया जाए, वो अपने पाँव पर खड़े हों, स्वाभिमान उनका जगे और सम्मान के साथ वो चीज़ों को लाए। जीडीपी रेशो 32% जो थी वो घटकर 9% आ गई। 11.5 लाख करोड़ देश की बचत थी 10 साल पहले, आज वो घटकर 6 लाख करोड़ के करीब आ गई है। जेब में पैसे नहीं, बैंक में खाते में पैसे नहीं, पर ये पैसे आ रहे हैं इनसे, क्योंकि उन सब चीजों के वोट नहीं। जब उन सब चीजों के वोट होंगे तो वहां पर भी बात होगी। इस समय वोट यहां पर है। एक बहुत मैं आपको पॉइंट आउट करना चाहता हूं, जो बात ये कही, जो आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने अप्रत्याशित तो बात कही अप्रत्याशित जो नतीजे आए। आप ये देखिए, लोकसभा का जब चुनाव हुआ, किसी भी कांग्रेसी को, और ये लोग ओपनली भी मानते हैं, ये उम्मीद नहीं थी कि हम इतने जोर से जीतेंगे। महाराष्ट्र में जो जनता है वो तय कर रही है कि हमें इनको हटाना है, बीजेपी को वोट नहीं देना है, नहीं दिया बाहर कर दिया। किसको खड़ा करना है, सामने जो भी है उनको खड़ा कर दिया। वो लोग चुनाव जीते कांग्रेस की तरफ से जिनको बिल्कुल उम्मीद नहीं थे कि हम जीतेंगे। तो महाराष्ट्र का जब चुनाव नतीजे का इन लोग जब अपना आत्ममंथन करेंगे तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि ये वही राज्य है जिसने लोकसभा में आपको इतनी अप्रत्याशित जीत और भी इसी दिलवाई। बात को थोड़ा आगे बढ़ाऊं प्रदीप, तो आपके सर्वे में क्या एक बात जो सीएसडीएस के सर्वे में आई कि नॉर्मली 18%, 19%, 20% से ज्यादा नहीं जाता वो आंकड़ा, फ्लोटिंग वोटर का होता है जो आखिरी दिनों में अपना मन बनाता है, पर इस बार वो 40% के करीब भी था। इस बार क्या वोटर इंतजार कर रहा था या मन बना रहा था कि देखता हूं किसकी बात पर ज्यादा भरोसा करूं? क्या आपका डेटा भी इस बात को इसकी तस्दीक करता दिखता है? नहीं संदीप भाई, आज के समय में जो फिक्स वोटर है, जिसको आप लॉयल वोटर कहते हैं, वो करीब 12 से 20% रह गया है। 12 से 20% अलग अलग राज्यों में। बाकी सब आप मान के चलिए कि वो बड़े अच्छे से आकलन करते हैं। हम लोग सभी बात कर रहे थे रेवड़ी वगैरह वगैरह, तरह तरह की चीजें हैं। आप ये जान लीजिए कि सरकार के 2 ही काम है। एक है टैक्स कलेक्शन करना, यानी पैसा जुटाना संसाधनों से, टैक्स जैसे, और दूसरा है उसको खर्च करना इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके, लोगों के सरोकार से लेके, उन सब विषयों के ऊपर। तो इसका एक बहुत बड़ा डिबेट हो सकता है कि क्या डायरेक्ट ट्रांसफर अच्छा है, खराब है, उसके बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स हो सकते हैं। बट एक बात बहुत अच्छी है इसमें, बहुत सी उसमें खामियां भी होंगी, कि डायरेक्ट ट्रांसफर होने से देखिए सोशल वेलफेयर के ऊपर तो सरकार को खर्च करना ही है, नहीं तो सरकार करेगी क्या काम? इंफ्रास्ट्रक्चर एक चीज है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा भी तो बहुत से काम है, जनता के लिए भी तो काम करना है। तो आप देखिए, स्वास्थ्य, शिक्षा, आपके राशन संबंधित प्रणाली, किसानों से संबंधित विषय, इन सब पे तो खर्च करना है। तो जो कहते थे राजीव गांधी 100 रुपए चलता है 15 पहुंचता है, तो कम से कम ये डायरेक्ट वाली चीज में 1% का भी लीकेज नहीं है। एक चीज तो आप ये मान लीजिए। दूसरी चीजें, जब महिलाओं के हाथों में पैसा पहुंचता है, घर में पैसा पहुंचता है, तो उससे कंजम्पशन बढ़ता है, कंजम्पशन बढ़ता है तो डिमांड बढ़ती है, डिमांड बढ़ती है तो सबको काम मिलता है। ये एक सब्जेक्ट हो सकता है। तो बिल्कुल। और यहाँ पर जो तस्वीरें दिखा रहा हूं, इससे जुड़ा सवाल भी आपसे पूछना चाहूंगा। ये तस्वीरें हैं देवेंद्र फडणवीस, नितिन गडकरी, बड़े नेता है महाराष्ट्र के और सबसे चर्चित केंद्रीय मंत्रियों में से एक, बेस्ट परफॉर्मिंग मिनिस्टर्स में से एक, दोनों नागपुर से ही आते हैं, उनके घर पहुंचे हैं। ऐसे में अब सवाल ये भी है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री, और बीजेपी का ही अब मुख्यमंत्री बनना चाहिए क्या? 133 सीटें, 85% से भी ऊपर का स्ट्राइक रेट बीजेपी ने यहां पर हासिल किया है। आपके सर्वे में दरअसल लोगों की मुख्यमंत्री के तौर पर पसंद कौन है? क्या शिंदे अभी भी फ्रंट रनर आपको दिखाई दिए थे? भाई शिंदे की सरकार, उसकी डिलीवरी पर भरोसा दिखाया है जनता ने, या लोग दरअसल देवेंद्र फडणवीस का भी जिक्र करते दिखाई दिए?
नहीं, देखिए संदीप भाई, जो भी सर्वे होगा तो इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर जो भी होगा ज्यादा करके पॉपुलर होते हैं। 2-4 चीफ मिनिस्टरों को छोड़ दीजिए, वो बड़े लोकप्रिय नहीं थे। 31% एकनाथ शिंदे के फेवर में आ रहा था, उसमें कहीं कोई शक नहीं है। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल है, ये तो सर्वे है ना जी, चीफ मिनिस्टर का जो डिसीजन है, निर्णय जो है, वो तो पार्टी और पार्टी आला कमान को लेना होता है। तो उसमें पार्टी आला कमान के सामने अब मैं ये जरूर कह सकता हूं कि अच्छा खासा संकट नजर आ गया, धर्म संकट नजर आ रहा है कि एक तरफ शिंदे हैं जो शिवसेना, आप इसको ना भूलिए, हाँ। शिवसेना है, और शिवसेना के साथ मराठा हैं। और तीसरी बात यह है कि एक कॉमन मैन की उनकी छवि बनी है, प्रो पुअर वाली। तो एक तरफ ये है, दूसरे तरफ ये है कि देवेंद्र फडणवीस है, और इतनी बड़ी 90% का वो स्ट्राइक रेट है। आप जो 86 नहीं रहा, वो 149 सीट्स पे लड़े थे, 133 सीट्स आ रही है, तो हाँ, वो लगभग 89 90 हो गया, 89 point 90 हो something गया। हाँ। तो उसको कैसे दरकिनार किया जाए, क्योंकि भविष्य का भी ध्यान रखना है। तो और अपने उसमें कार्यकर्ताओं दो में चीजें। भी भाई, अब कार्यकर्ताओं को जी हम बस, 10 तो में से इसीलिए 9 तो मैं कह सीटें रहा हूं। जीत रहे हैं और हमारा मुख्यमंत्री नहीं, तो कार्यकर्ता ये सवाल तो पूछेगा। ये यक्ष प्रश्न हो इसलिए गया है मैंने क्या धर्म महेश? संकट का एक वर्ड सेकंड, कहा। अब महेश को थोड़ा, अभी तक मुस्कुरा रहे थे, मुझे मजा नहीं आता जब तक मैं इनको थोड़ा सा स्पॉट में नहीं डालता। जब तक गर्म ना करो आप। नहीं, ये देखिए, इन सब चीज़ों की तो अपना महत्व है ही। और जो चीज़ आप कह रहे हैं कि भाई सरकार और मुख्यमंत्री किस प्रकार से होगा और किस तरह से उसका गठन होगा, तो ये मैं आपको निश्चित कर रहा हूँ कि जो जनादेश है वो जनादेश स्पष्ट है कि वो किस तरह का है, किसका मुख्यमंत्री बनेगा, क्या होगा। उसमें कोई इफ़ और बट मुझे कहीं नहीं दिखाई देता है। अब रही बात कि आज का जो आपका कार्यक्रम था, इस कार्यक्रम का मैं आपको साधुवाद इसलिए देता हूं कि कहीं ना कहीं इसके ऊपर चर्चा इस देश में हो और लोगों को लाभ मिले। तो मुख्यमंत्री कौन होगा? अब देवेंद्र फडणवीस बीजेपी का होना चाहिए ना महेश? मैं तो आपको कह रहा हूं हाँ। स्पष्ट रूप से कि आप देखिए ना कि जो जनादेश है, अब इससे ज्यादा इंडिकेशन आपको और क्या दे पर सकता हूं? एकनाथ शिंदे मराठा हैं और देवेंद्र फडणवीस वो एक ब्राह्मण हैं। हरियाणा में जाट वर्सेस नॉन जाट राजनीति काम करती है, पर मराठा नॉन मराठा राजनीति बहुत जल्दी भूल जाते हैं कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री रह चुके हैं। हाँ, रह चुके हैं। और वो ब्राह्मण ही हैं। हाँ। और तब भी वो ब्राह्मण ही थे। हाँ, तब का दौर कुछ और था, फिर दौर अब और है। देखिए फिर मराठा आरक्षण का मामला अभी गले की हड्डी बना हुआ है। अभी सरकार बनेगी, वो हड्डी पहले निकालनी भी एक चुनौती है।